साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्ट नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन अभियान है, सम्मेलन समारोह तथा योजना परियोजना, संधि समझौते और आयोग और समितियों के संबंध में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन अभियान के तहत IMEX के 2022 के बारे में बात करें तो देखिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण जो है गोवा और अरब सागर में गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो चूंकि ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण है। आगे बात करते हैं वरुण 2022 की। तो देखिए, भारत एवं फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? अरब सागर में। और ध्यान रखिएगा, वरुण जो है, ये अभ्यास जो है भारत एवं फ्रांस के बीच नौसैन्य अभ्यास है। कैच द रेन अभियान 2022 की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्षा जल के संरक्षण का शुभारंभ जो है नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया। कब किया गया? 29 मार्च 2022 को। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। अगला है अभ्यास डस्ट लीग 2022। यह भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह कहाँ पर आयोजित हुआ? उज्बेकिस्तान के यांगियारिक में इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अभ्यास डस्ट लीग भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य में। लामितीये 2022, ये भारतीय सेना एवं सेशल्स रक्षा बलों के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये सेशल्स के सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया गया। अगला है स्लाइनेक्स 2022, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण 2 चरणों में भारत में आयोजित हुआ। स्लाइनेक्स 2022 भारत और श्रीलंका महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, जिसका नाम है समर्थ, तो केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 7 मार्च 2022 को। तो यह मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आवंटित की जाएगी। कितनी? 20% सीटें। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। आगे चलते हैं ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास 2022। तो भारत और ओमान ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास किसके मध्य में है? भारत और ओमान की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है। यह जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया। वहीं धर्म गार्जियन 2022, ये भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास है। ये कर्नाटक के बेलगाम के बेलगावी में आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन भारत और जापान। वहीं बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022, ये बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। तो यह बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास US नेवी द्वारा USA के गुआम तट पर आयोजित किया गया। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, कनाडा और दक्षिण कोरिया, तो कुल कितने हो गए? कुल आपके 6 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो कौन कौन से देश हैं, ये महत्वपूर्ण है। पश्चिमी लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर किया गया संयुक्त समुद्री अभ्यास है। ठीक है, पश्चिमी लहर या XPL 2022। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 की बात करें तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग। आगे चलते हैं अभ्यास एक्वेरिन 2021। तो ये भारत और मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण है, जिसका आयोजन मालदीव के कडधू द्वीप पर किया गया। आगे देखते हैं 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती। इसमें 3 देशों ने, भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच इसको मालदीव में संपन्न किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती है इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं, इनकी नौसेनाएं। ब्लू फ्लैग 2021, तो बहुपक्षीय जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस तथा अमेरिका। तो इसमें जो है ब्लू फ्लैग में कई सारे देश हैं। इटली है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, भारत है, ग्रीस है तथा अमेरिका, मतलब कुल 7 देश हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इजराइल के ओबदा एयर बेस पर संपन्न हुआ। आगे चलते हैं कोंकण शक्ति 2021 के बारे में। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच पहले त्रिसेवा अभ्यास का समुद्री चरण जो है वो अरब सागर में संपन्न हुआ। भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच का है ये त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021। युद्ध अभ्यास 2021 के बारे में बात करें,
तो ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के संयुक्त बेस एल्मेडोर्फ रिचर्डसन पर इसका आयोजन किया गया। वहीं आगे चलते हैं, अगला है मित्र शक्ति 2021 के बारे में। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल श्रीलंका के अम्पारा में आयोजित किया गया। ठीक है, तो मित्र शक्ति 2021 भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। वहीं अजय वारियर ये भारत और यूके अर्थात इंग्लैंड के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 6वां संस्करण था, या उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। वहीं जीमेक्स तो ये भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण है, यह अरब सागर में संपन्न हुआ। वहीं ऑसीडेक्स भारतीय नौसेना एवं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का 4था संस्करण ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित किया गया। सिम्बेक्स 2021 भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 28वां संस्करण जो है दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। वहीं पे जयपेड 2021, तो ध्यान रखिएगा सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के मध्य में है। जयपेड 2021 ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये रूस के निझनी में आयोजित किया गया। रूस के निझनी में, इसमें कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। इंद्र 2021 भारत और रूस की तीनों सेनाओं जो है भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह दक्षिणी रूस के बोल्गोग्राड क्षेत्र में प्रूड बॉय अभ्यास रेंज में आयोजित किया गया। जायद तलवार ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान रखिए जायद तलवार जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, जो आबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया। वहीं कटलेस एक्सप्रेस 2021 तो ये बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जो है ये जिबूती, मेडागास्कर, सेशल्स और केन्या में आयोजित हुआ। ठीक है, कटलेस एक्सप्रेस 2021 जो है ये बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जिबूती, मेडागास्कर, सेशल्स और केन्या में आयोजित हुआ। पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल इवो नेफर, आप इसका उच्चारण अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये पहला भारतीय नौसैन्य यूरोपीय संघ नौसैनिक बल है। इसका अभ्यास 2021 जो है ये अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया। आगे चलते हैं, अब हम लोग विभिन्न जो सम्मेलन या समारोह हुए हैं उनको बात करें। तो चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम 2022, इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ। चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। इसका मुख्य विषय क्या था? कनेक्टिंग माइंड्स टूवर्ड्स अचीविंग द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पोस्ट कोविड-19। वहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 जो है ये भी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022, इसका थीम क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का पहला चरण जो है आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में संपन्न हुआ। इस महोत्सव का दूसरा और तीसरा चरण जो है, दूसरा चरण आपका वारंगल में और तीसरा चरण हैदराबाद में आयोजित किया गया है। 53वां IHGF दिल्ली मेला 2022 या इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट दिल्ली NCR में आयोजित हुआ। वहीं 9वां विश्व जल फोरम 2022 ये जो है रिपब्लिक ऑफ सेनेगल के डकार में आयोजित हुआ। कहाँ पर? रिपब्लिक ऑफ सेनेगल के डकार में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय था शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा। वहीं 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुआ। इस मेले की थीम राज्य कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, और मेले का भागीदार देश कौन था? उज्बेकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा थीम राज्य जम्मू कश्मीर और भागीदार देश उज्बेकिस्तान था। बिंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। बिंग्स इंडिया 2022, इसका मुख्य विषय क्या था? भारत @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस 2022, इसका आयोजन जो है वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था? भू विज्ञान एक सतत भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान है। वहीं आगे चलते हैं, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन, विषय क्या था या थीम क्या थी? एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य सेवा। एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य सेवा। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया। ठीक है,
स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला है स्वच्छाग्रह, स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह 2022 आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। 7वां भारतीय उद्योग जल सम्मेलन, ये वर्चुअली आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है फिक्की के द्वारा किया गया। ओशियंस 2022 वैश्विक समुद्री सम्मेलन एवं प्रदर्शनी IIT मद्रास और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। तो ओशियंस चेन्नई का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ओशियंस 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु के चेन्नई में। इसकी थीम क्या थी, इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। पहली बार यह भारत में आयोजित हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ओशियंस 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया, भारत में पहली बार चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। केन्या के नैरोबी में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में संपन्न हुआ। तो चूँकि दिल्ली से हट करके हुआ है तो आगरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और ये 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा भी याद रखेगा, केन्या के नैरोबी में। तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित। मुख्य विषय नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। वहीं 28वां DST-CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित किया गया। और इसका मुख्य विषय क्या था, भविष्य के लिए अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण। आगे चलते हैं, अगला है आपका, एक सेकंड, मेदाराम जतारा उत्सव 2022 एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक उत्सव है। ये तेलंगाना में आयोजित किया गया 16 से 19 फरवरी 2022। तो इसको ध्यान रखिएगा, मेदाराम जतारा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना में। आगे चलते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022। तो देखिए, ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022। इसका विषय क्या था, टूवर्ड्स ए रिजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो थीम महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 यह विश्व के बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। यह इसका आयोजन कोलकाता के सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड में आयोजित किया गया। इसका थीम कंट्री कौन था, बांग्लादेश था। तो ये महत्वपूर्ण है कि थीम कंट्री क्या था। चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न हुई, चौथी है ये। इसमें भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं वन ओशन समिट 2022 फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस में आयोजित किया गया वन ओशन समिट 2022। वहीं इंडिया टेलीकॉम 2022 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो वर्चुअली आयोजित किया गया। 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन 2022 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन। इसकी थीम क्या थी, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। अगला है 18वां कचाई लेमन महोत्सव 2022। 18वां कचाई लेमन महोत्सव 2022 मणिपुर राज्य के उखरूल जिले के कचाई गांव में संपन्न हुआ। मणिपुर राज्य के उखरूल जिले के कचाई गांव में संपन्न हुआ। तो कचाई लेमन महोत्सव महत्वपूर्ण है, ठीक है, मणिपुर राज्य के उखरूल जिले के कचाई गांव में। मुख्य विषय क्या था, सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये वर्चुअली पुडुचेरी में आयोजित हुआ। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्चुअली पुडुचेरी में आयोजित हुआ। इस पर अभी जो है समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछा गया था, उसमें 25वें की जगह 2 कथन दिए गए थे, 25वें की जगह 20वां लिखा गया था। तो ध्यान रखिएगा कौन सा था और कहाँ पे आयोजित किया गया। सक्षम, इसका थीम क्या था, सक्षम युवा सशक्त युवा। आगे चलते हैं, 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 ये असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या था, कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ, कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2020-21 ये जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ठीक है, 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आयोजित हुआ तेलंगाना के हैदराबाद में। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, इसका मुख्य विषय था आपका भारत का टेक्ड महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल प्रशासन, इंडिया टेक्ड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अगला है 5वां हिंद महासागर सम्मेलन
तो 5वां हिंद महासागर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में संपन्न हुआ। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कहाँ पर हुआ, आबू धाबी में। इसका मुख्य विषय क्या था, हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी, इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एंड इकोनॉमी एपिडेमिक। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की बात करें तो वर्चुअली आयोजित किया गया। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था, इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना, एम्पावर इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021, तो ये गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। गोवा के पणजी में इसका आयोजन हुआ, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इसका विषय था सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया गया, नागालैंड के कोहिमा में। ठीक है, ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र के 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट था, जबकि इसके पहले हमने बात किया था 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की। ठीक है, वो आपका असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, वो भी 9वां था, ये भी 9वां है। पहला अहर बाल महोत्सव 2021, ये जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आयोजित किया गया, पहला अहर बाल महोत्सव है। तो महत्वपूर्ण है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में। तो महत्वपूर्ण है, इसका विषय क्या था, इसका विषय था पैंडेमिक्स कोविड-19 के विशेष संदर्भ में आपदा प्रतिरोध के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी वित्त एवं क्षमता। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो महत्वपूर्ण है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। ठीक है, 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। वहीं आगे चलते हैं, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन जो है, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021, इसका आयोजन जो है वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित किया गया। तो महत्वपूर्ण है, 40वां शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था देयर इज ऑलवेज अ राइट बुक, देयर इज ऑलवेज अ राइट बुक। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। थीम क्या थी, आत्मनिर्भर भारत। इसका भागीदार राज्य बिहार था। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार राज्य बिहार था और फोकस राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश झारखंड थे। तो फोकस राज्य दो हैं, उत्तर प्रदेश झारखंड, और भागीदार राज्य था बिहार। थीम आत्मनिर्भर भारत है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, ये इटली के रोम में इसका आयोजन किया गया। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, मुख्य विषय क्या था, शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। वहीं आगे देखते हैं, भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन, भागीदार राज्य इसमें कौन था, तमिलनाडु, और फोकस राज्य कौन सा था, हरियाणा। तो ध्यान रखिएगा, भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन का भागीदार राज्य तमिलनाडु था और फोकस राज्य हरियाणा था। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ, इटली के सांता मार्गरेटा लिगूर में। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है इटली के सांता मार्गरेटा लिगूर में आयोजित किया गया। इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, ये इसमें भारत की अध्यक्षता में इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इब्सा में देखिए 3 देश हैं, ध्यान रखिएगा, भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका। तो इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 ये वर्चुअली संपन्न हुई। यह बैठक भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो देखिए, इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता भी भारत ने किया था और पर्यटन मंत्रियों की बैठक का भी अध्यक्षता जो है भारत ने ही किया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। मुख्य विषय क्या था, भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। आगे देखते हैं, पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ, ठीक है, पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस शिखर सम्मेलन। इसका विषय क्या था, साझा समृद्धि के लिए रोड मैप विकसित करना, डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। विवाटेक 2021 5वां संस्करण हुआ, आयोजित किया गया फ्रांस के
पेरिस में। बीवाटेक वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये इसका आयोजन जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का इटली के रोम के विला पॉम्फिल्स में। इस सम्मेलन का विषय था कोविड-19 के खिलाफ एकजुट हों। तो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन इटली के रोम में। अब योजना परियोजना की बात कर लेते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण है। घर घर राशन वितरण योजना, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान द्वारा राज्य में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो घर घर राशन वितरण योजना पंजाब संबंधित है। तेजस कौशल प्रशिक्षण योजना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिए किसके लिए है, विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए। वहीं रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा तेलंगाना में स्थित इस परियोजना में अतिरिक्त 42.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता व्यावसायिक रूप से परिचालित है। सुजलाम 2.0 अभियान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया, 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर धूसर जल अर्थात गंदा जल के प्रबंधन हेतु इस अभियान का शुभारंभ किया गया। तो सुजलाम 2.0 अभियान जो है ये जल की स्वच्छता से संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम चरण 5। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जारी रखने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 5 वर्ष अगले तक जारी रहेगा, ये 31 मार्च 2026 तक। पुणे मेट्रो रेल परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन 6 मार्च 2022 को किया गया। इस परियोजना की कुल लंबाई 32.2 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। स्त्री मनोरक्षा परियोजना, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा संपूर्ण भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है 2 मार्च 2022 को। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में रूसा योजना कहते हैं, रूसा योजना केंद्र सरकार द्वारा इस केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने हेतु मंजूरी दी गई है। नव भारत, नव है, ध्यान रखिएगा, रूसा जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान संबंधित है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा की इस नई योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना की अवधि जो है वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक है। तो ये अवधि याद रखिएगा 22 से 27 तक है। आगे देखते हैं विमुक्त जनजातियों डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए इस योजना का शुभारंभ 16 फरवरी 2022 को किया गया। योजना पर 5 वर्षों में मतलब 2021-22 से 2025-26 तक 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अपर भद्रा परियोजना, केंद्र सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया। तो अपर भद्रा परियोजना या राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर्नाटक की पहली परियोजना है। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। तो देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में इस परियोजना की शुरुआत की गई या भारत में शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है। सारथी मोबाइल ऐप के बारे में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निवेशकों को शिक्षित करने हेतु यह ऐप लॉन्च किया गया है। सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सेबी से संबंधित है। ठीक है, सेबी से। आगे देखते हैं परियोजना निरामय। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजना निरामय महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वहीं आगे चलते हैं सूरत मेट्रो रेल परियोजना के बारे में बात करें तो भारत सरकार और जर्मनी के विकास बैंक KfW के मध्य इस मेट्रो रेल परियोजना हेतु 442.26 मिलियन यूरो का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। प्रोजेक्ट अंबर के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कौशल और रोजगार के बीच के अंतर को कम करने हेतु नई दिल्ली में इस परियोजना की शुरुआत हुई है। प्रोजेक्ट अंबर तो राष्ट्रीय कौशल विकास से संबंधित है। ये अंबर का पूरा नाम क्या है? एक्सेलरेट मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, बेहतर रोजगार और प्रतिधारण के लिए त्वरित मिशन है। सहाय योजना तो देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु सहाय योजना को प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, ये खेल से संबंधित है और कहाँ की है? झारखंड की। इसका सहाय का पूरा नाम क्या है? स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
PMKSY आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने द्वारा वर्ष 2021 से 26 तक के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। काशी विश्वनाथ धाम, प्रधानमंत्री द्वारा इस धाम के पहले चरण का लोकार्पण जो है किया गया 13 दिसंबर 2021 को। श्रेष्ठ योजना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। श्रेष्ठ योजना जो है इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं एक सेकंड आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के बारे में। तो यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में इस योजना को लागू किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो ध्यान रखिए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना कहाँ संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन राज्य बजट में किया जाएगा, राज्य बजट से किया जाएगा। महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित किया गया। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भावोनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना शामिल हैं। तेजस्विनी और हौसला योजना, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री या मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु जम्मू कश्मीर की इन 2 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, तेजस्विनी और हौसला योजना जो है ये 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, और किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। डेयरी सहाकार योजना, तो ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आणंद में इस डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में देय होगी, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये दोनों योजनाएं जो हैं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश की हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा तेलंगाना के विकाराबाद में इस योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे, तेलंगाना में। ड्रोन के माध्यम से दवाओं और वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं, समृद्ध योजना के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध, जिसका पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मेटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना का शुभारंभ जो है 25 अगस्त 2021 को किया गया। तो ध्यान रखिएगा, समृद्ध योजना किससे संबंधित है। सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। परियोजनाओं में सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ है, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र है और पुराने जूना सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर परिसर में प्रस्तावित पार्वती मंदिर की भी आधारशिला रखी है। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 या SEPC 3.0 ये अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग द्वारा भारत में डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन जो कि फ्रांस का है, इसके सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नव प्रवर्तकों हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन फ्रांस के सहयोग से इसको जो है चलाया जाएगा। PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया 7 अगस्त 2021 को। लक्षद्वीप में वाटर बिला परियोजना, ध्यान रखिएगा वाटर बिला परियोजना कहाँ की है, लक्षद्वीप की है। तो लक्षद्वीप में मालदीव की तर्ज पर वाटर बिला परियोजना की घोषणा की गई, या भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो ध्यान रखिए किसकी तर्ज पर, मालदीव की तर्ज पर। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए इस योजना का शुभारंभ 22 जुलाई 2021 को किया गया। इसमें 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या वैध अभिभावक या आय अर्जित करने वाले
अभिभावक की मृत्यु जो है कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2022 के बाद हुई हो, 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो, इस योजना हेतु पात्र होंगे। इस योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, राज्य सरकार प्रदान करेगी। सरकार निराश्रित बालिकाओं के विवाह हेतु 1,01,000 रुपये की धनराशि भी प्रदान करेगी। आगे बात करते हैं इस्माइल योजना के बारे में। तो इस्माइल योजना के बारे में देखें तो इसमें इस्माइल योजना के बारे में तो देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिक्षु कल्याण हेतु जो भिखारी होते हैं उनके लिए व्यापक उपायों को शामिल करते हुए यह योजना तैयार की गई। किसकी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। इस्माइल योजना का पूर्ण रूप क्या है? आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर एवं ओरछा नगरों के लिए इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ जो है किया गया। ग्वालियर एवं ओरछा नगरों के लिए इस परियोजना अंतर्गत ओरछा एवं ग्वालियर को 7वें एवं 8वें नगर के रूप में शामिल किया गया है। ओरछा को 7वें और ग्वालियर को 8वें। परियोजना अंतर्गत दक्षिण एशिया के 6 नगर पहले से सम्मिलित हैं, जिनमें भारत के अजमेर एवं वाराणसी शामिल हैं। ठीक है, तो भारत से आपके हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में 4 हैं पहले से, अजमेर एवं वाराणसी, और मध्य प्रदेश के ये ग्वालियर है और ओरछा है। स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार, वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना का विस्तार वर्ष 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मिशन को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 राज्यों में इसके कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है। इन 16 राज्यों में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार नहीं है। ठीक है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। अब आगे बात करते हैं संघ और संगठन की। तो देखिए, भारतीय काजू अनुसंधान संस्थान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कर्नाटक के पुत्तूर में स्थित। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कर्नाटक के पुत्तूर में है। इस संस्थान के रजत जयंती भवन का, कौन सा? स्वर्ण जयंती नहीं, रजत जयंती भवन का लोकार्पण किया। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकंड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। यह कंपनी 40 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। कौन सी है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, NMDC। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा यह बैंक वित्त वर्ष 2020-21 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यह कंपनी रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग से भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बनी है। ठीक है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी को LAV के लिए BIS 12,795 2020 प्रमाण से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारत सरकार की यह महारत कंपनी भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कृत हुई है। कौन को ये? कोल इंडिया लिमिटेड महत्वपूर्ण है। भारत में G20 सचिवालय की स्थापना की गई है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संबंधी संरचनाओं की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई है। यह सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। डाबर इंडिया लिमिटेड, आयुर्वेदिक उत्पाद निर्माता, यह कंपनी 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल कंपनी बनी है। तो ध्यान रखिएगा, डाबर इंडिया लिमिटेड जो है 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल कंपनी बनी है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले यह पहली भारतीय FMCG कंपनी है। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया, इस भारतीय स्टार्टअप को इन्वेस्ट इंडिया को सर्वसम्मति से वर्ष 2021 से 23 तक के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज AIPA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया को इनमारसैट होल्डिंग लिमिटेड भारत द्वारा इस ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेटर को विमानों
विमानों और शिपिंग जहाज़ों हेतु हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस मंजूरी के साथ ही लंदन स्थित कंपनी इनमॉरसेट भारत से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी या विदेशी ऑपरेटर बन गई है। टीवीएस मोटर यह कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी बनी है, टीवीएस मोटर। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास प्राधिकरण की विकास निगम की बात करें तो वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल की सिफारिश के आधार पर भारतीय रेलवे ने इस निगम को भंग करने का आदेश दिया। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को भंग किया गया है। ठीक है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच कृषि अनुसंधान एवं नवोन्मेषों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत में तैयार एवं गठित इस मंच के परिचालन की घोषणा की गई है। नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की यह सहायक कंपनी देश में अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम बना है। नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ओहमियम इंटरनेशनल अमेरिका स्थित इस अक्षय ऊर्जा कंपनी द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी के माध्यम से बेंगलुरु में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ पे? बेंगलुरु में का निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF केंद्र सरकार द्वारा देश में अनुसंधान परितंत्र को मजबूत बनाने हेतु इसके गठन का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का प्रस्तावित कुल परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 करोड़ रुपये है। कितना है? 50,000 करोड़ रुपये है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस फाइनेंशियल सर्विसेज को लघु वित्त बैंक स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है। लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO यह संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो के तहत मानक विकास संगठन घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या है? भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPC लिमिटेड द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 850 मेगावाट की रतले बिजली परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। अब कुछ संधि और समझौतों की बात करते हैं। तो देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे हेतु समझौता। तो असम और मेघालय राज्य के बीच, किसके मध्य में? असम और मेघालय राज्य के बीच समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस ऐतिहासिक समझौते पर नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद के मध्य अनुबंध किया गया है। दोनों के मध्य इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य अनुबंध। इन दोनों के मध्य भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 तीव्र निगरानी पोतों, कितने? तो संख्या याद रखिएगा, 8 तीव्र निगरानी पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय BEL के मध्य अनुबंध। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के मध्य भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों हेतु उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की आपूर्ति हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। वहीं आगे चलते हैं। अगला है NMDC IIT खड़गपुर के मध्य समझौता। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड अर्थात NMDC और IIT खड़गपुर के मध्य ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। तो ध्यान रखिए, इसमें कौन सा IIT है? IIT खड़गपुर। ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। NMDC देश में खनिजों के अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भू भौतिकी सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रिकल अध्ययन करने वाला भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मध्य समझौते की बात करें, दोनों के मध्य नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना हेतु मेजबान देश समझौता हस्ताक्षरित किए गए हैं। भारत नेपाल के मध्य समझौता। दोनों देशों के मध्य सरकार से सरकार G2G व्यवस्था के तहत किसानों को रासायनिक और उर्वरकों की लंबी अवधि तक आपूर्ति हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के मध्य भारत के धारचूला से नेपाल के धारचूला में महाकाली नदी पर सेतु के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच NIUA के मध्य समझौते की। NIUA देखिए,
विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के मध्य संयुक्त रूप से डिजाइनीकृत सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम पर सहयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। वहीं विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और ओडिशा सरकार, 4 पक्ष हैं। विश्व बैंक है, भारत सरकार है, कर्नाटक सरकार और ओडिशा सरकार के मध्य समझौता हुआ है। कर्नाटक एवं ओडिशा में वाटर सेट प्रबंधन को मजबूत करने हेतु $115 मिलियन की परियोजना रिवार्ड पर हस्ताक्षर किए गए। इस रिवार्ड का पूरा नाम क्या है? रिजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। अगला है उन्नत हेलीकॉप्टर ALH Mk3 के निर्यात हेतु समझौता। इस हेलीकॉप्टर के निर्यात हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL और मॉरिशस सरकार के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित हुए हैं। किसको बेचेंगे हम? मॉरिशस को। नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड, मणिकरण पावर लिमिटेड के मध्य समझौता। दोनों के मध्य व्यापारिक समझौता जो है हस्ताक्षरित हुए हैं। बिजली व्यापार की सुविधा के लिए भारत और नेपाल के निजी क्षेत्रों के बीच यह पहला समझौता है। भारत वियतनाम के मध्य समझौता। दोनों देशों के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। भारत पोलैंड के मध्य समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों की सरकारों, भारत और पोलैंड की सरकारों के मध्य आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संबंधित संधि को मंजूरी दी गई है। HAGEL SECI के मध्य समझौता। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने 4667 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा हरित बिजली खरीद समझौता है। भारत सरकार एशियाई विकास बैंक के मध्य समझौता। तमिलनाडु में शहरी गरीबों को समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक आवास तक पहुंच प्रदान करने हेतु $150 मिलियन का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य में। दोनों के मध्य उत्तराखंड राज्य के देहरादून और नैनीताल शहरों में सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल आपूर्ति और संपूर्ण शहर में समावेशी स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार हेतु $125 मिलियन का ऋण समझौता भी हस्ताक्षरित हुआ है। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बेहतर बनाने हेतु समझौता। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने हेतु $300 मिलियन का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। 13 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही शामिल नहीं है। ठीक है। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बेहतर बनाने जो समझौता है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक का, जिसमें 13 राज्यों के शहरी क्षेत्र शामिल हैं, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल नहीं है। भारत रूसी गणराज्य के मध्य समझौता। तो दोनों देशों के मध्य इस्पात बनाने और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में उपयोग होने वाले धातुकर्म कोयले में सहयोग के संबंध में मास्को में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अगला है पहला हरित समाधि ऋण समझौता, हरित सावधि ऋण समझौता। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड REL ने पहले हरित सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 500 करोड़ रुपए का यह ऋण समझौता प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर हासिल हुआ है। ऋण की अवधि कितनी है? 15 वर्ष है। कार्बी ओंगलोंग समझौता। कार्बी ओंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से चल रही हिंसा को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार, असम सरकार और राज्य के विद्रोही समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये असम से संबंधित है। आपका NFL, RCF और इफ्को के मध्य समझौता। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को के मध्य एक परिवर्तनकारी नैनो यूरिया तरल उर्वरक के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। भारत विश्व का पहला देश है जिसने नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। तो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा, भारत विश्व का पहला देश है जिसने नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। भारतीय नौसेना और BEL अर्थात भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु के मध्य, मतलब ये जो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है कहाँ पे? बेंगलुरु है। बेंगलुरु में के मध्य एक संयुक्त प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन फोरम के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला है, अब आगे बात करते हैं आयोग और समिति के संबंध में चर्चा करते हैं। तो देखिए, वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति,
तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा पुनर्गठित इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति। तो ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? NR नारायण मूर्ति हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच हेतु समिति। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित इस 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच हेतु सचिव कैबिनेट सचिवालय सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समिति के अध्यक्ष हैं। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति एवं टास्क फोर्स। तो कोयला मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के महानिदेशक RK मल्होत्रा की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया है। पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रसिद्ध पत्रकार और प्रसार भारती के सदस्य अशोक कुमार टंडन हैं। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित किया गया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन जो हैं इस प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विशेष समिति के अध्यक्ष रहे हैं। परिवर्तनीय पूंजी कंपनी BCC पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। तो डॉक्टर KP कृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहारिता पर अपनी रिपोर्ट IFSCA अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास को सौंपी है। निवेश कोष इन्वेस्टमेंट फंड पर विशेषज्ञ समिति का गठन। तो IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी द्वारा गठित किया गया। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो निवेश कोष के पर विशेषज्ञ समिति का गठन जो किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? नीलेश शाह। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।